ध्यान से बोलिए सर पूरा टाइम। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी को आयुष दर्पण के शाम के 4 बजे के इस सत्र पर स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सब अभी कुछ ही देर में आप यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर क्लिनिकल पंचकर्म सीरीज में आज फिर से अगली सीरीज। पहले आपने पंचकर्म का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर उसके बाद आपने स्नेहन कर्म पर आपने पूरा व्याख्यान देखा उनका, और आज जो है वो स्वेदन कर्म पर उनका व्याख्यान होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस जो भी लेक्चर आ रहा है, आप कुछ ना करें तो इसको अपने सोशल मीडिया वॉल पर आप शेयर करें, इसके बारे में आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं, और आप अपने दोस्तों को बताएं कि भाई पंचकर्म अगर आप प्रैक्टिकली नहीं सीख पा रहे हैं तो थियोरेटिकली आप कम से कम सीखने के लिए आप इस समय लेक्चर में जरूर आए। मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इसका जो लिंक आ रहा है, इसको आप अपनी सोशल मीडिया वॉल पर शेयर जरूर करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं, चूंकि अब 2 मिनट का समय है, मैं पुनः आज फिर धन्वंतरी भगवान की वंदना करते हुए इस कार्यक्रम में हमारे जो है शाम के 4 बजे हमारे विद्वान चिकित्सक पंचकर्म के निष्णात विद्वान प्रोफेसर निगम सर को मैं आमंत्रित करने से पहले भगवान धन्वंतरी की वंदना करता हूं। यो विश्वम विदधातु पातु सततं संवारयत्यंजसां सृष्टां दिव्य महौषधिस्य विविधान दूरीकृत्य मामयान् विभ्राणो जलिनां चकास्ति भुवनं पीयूषं पूर्णं घटं तम धन्वंतरि रूपमीशं अमलं वंदामहे श्रीयशे। तो 4 बज चुके हैं, मैं निगम सर को स्ट्रीम पे ले आता हूं। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, हम लोग लाइव हो चुके हैं और मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा मैं देख रहा हूं 17 लोग सर जुड़ चुके हैं स्ट्रीम में, और मुझे उम्मीद है कि अभी तकरीबन 50 से 60 लोग जुड़ेंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए, जितने अधिक से अधिक जुड़ सकते हैं जुड़िए। और अब सर का मैं यहाँ पे पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ। जी सर। आप सबको नमस्कार। नवीन जी आपको नमस्कार। हमेशा आप समय पर प्रोग्राम प्रारंभ करवा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आशा है सभी हमारे परिवार के जन उपस्थित हो रहे होंगे। कल हमने स्नेहन के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, उससे संबंधित कोई यदि प्रश्न हो वो भी आज पूछिएगा। स्वेदन के तो पूछना ही है, लेकिन स्नेहन कर्म के बारे में भी आप यदि कोई शंका शेष रही गई है तो आप जरूर बात करें। जैसे मैंने कल भी कहा था कि यदि आपने पंचकर्म के अंतर्गत पूर्व कर्म अर्थात पाचन, स्नेहन और स्वेदन विधिपूर्वक किया है, निश्चित रूप से ये मानिए कि पंचकर्म अर्थात शोधन यौन विरेचन भी आपका सक्सेस होगा। कई पे हमें चिकित्सक मेरे को बताते हैं कि साहब वमन ढंग से नहीं हुआ, विरेचन ढंग से नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण है स्नेहन स्वेदन का ढंग से न करना, सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्ति का न होना, जो पेशेंट को हित और अहित सारी चीजें हैं उनका पालन न करना। फिर से आग्रह करूंगा, स्नेहन स्वेदन बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व कर्म है पंचकर्म के लिए, प्रधान कर्म के लिए। अतः इनको अच्छी तरह आपको मनन चिंतन करना चाहिए। जैसे कल हमने स्नेहन के बारे में चर्चा की थी, स्नेहन के द्वारा दोष हो जाते हैं, अपने स्थान से चलायमान होने के लिए तैयार हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे एक श्लोक आता है, स्निग्धाद पात्राद यथा तोयम अत्नेन प्रोद्ये कपादेह प्रोद्यन्ते स्निग्धाद्ये तथा औषधि है। जिस प्रकार स्नेह इस पात्र में अगर हम शहद डालें तो शहद चिपकता नहीं है, उसी प्रकार जब अभ्यंतर स्नेहपान हम दे चुके होते हैं, अब जब हम स्वेदन प्रक्रिया करते हैं तो दोष चलायमान होते हैं और कोष्ठ में आते हैं बिना चिपके हुए, क्योंकि हमने पहले अभ्यंतर स्नेहपान किया है। स्वेदन का मुख्य कार्य होता है दोषों का लिक्विफाई करना, अपने स्थान से च्युत कराना, ताकि वो कोष्ठ में आ जाए और उसके बाद हम प्रधान कर्म वमन और विरेचन के द्वारा उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल दें। चरक ने बहुत ही अच्छा परिभाषा दी है, स्वेदन की वह क्रिया जिसमें स्तंभता का नाश हो,
स्टिफनेस का नाश हो, शीतता का नाश हो और पर्याप्त मात्रा में पसीना निकले। स्वेदन की प्रवृत्ति स्तंभ गौरव शीतग्रम स्वेदनम स्वेद कारकम, ये चरक ने परिभाषा बताई है और इसी उद्देश्य से हम स्वेदन कर्म करते हैं। लेकिन और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आचार्य चरक ने षड्विधोपक्रम का जो उल्लेख किया है, अंगनम ब्रह्मणम काले भूषणम स्नेहनम तथा स्वेदनम स्तंभनम ते जानी आशा वैपसक, यानी षड्विधोपक्रम को जानने वाला चिकित्सक ही श्रेष्ठ चिकित्सक है। यहाँ भी स्वेदन का उल्लेख किया है। कहने का तात्पर्य है कि ये प्रधान चिकित्सा के रूप में भी स्वेदन कर्म का उपयोग है। वातज और कफज व्याधियों में स्वेदन कर्म से ही कई रोग ठीक हो जाते हैं, जैसे षष्ठशाली श्वेत, पत्रपिंड श्वेत, ग्रीवा बस्ती श्वेत, प्रद बस्ती, तमाम प्रकार के श्वेत के प्रकार हैं। पत्रपिंड श्वेत, जिसे स्वेद मात्र से ही रोगों का नाश होता है। स्वेदन का प्रधान कर्म के रूप में भी प्रयोग है और दूसरा पूर्व कर्म के रूप में भी स्वेदन का बड़ा महत्व है। जैसा मैंने पहले बताया कि किलनित दोषों को, स्नेहित दोषों को लिक्विफाई करने के लिए स्वेदन कर्म कराया जाता है। स्वेदन से दोष चलायमान होकर के कोष्ठ में आते हैं और वमन विरेचन के द्वारा हम शरीर से बाहर निकाल पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो तरीके से काम करता है, पूर्व कर्म के रूप में और प्रधान कर्म के रूप में। जहां तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, स्वेदन शब्द शुद्ध धातु में धंच प्रत्यय लगाने पर स्वेदन शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है पसीना शरीर से लाना। जितने भी स्वेदन के द्रव्य हैं या स्वेदल द्रव्य हैं, स्वेद की प्रक्रिया है, उसमें ये गुण होते हैं, जैसे उष्णता हॉटनेस, तीक्ष्णता बर्निंग सेंसेशन, सरता मोबिलिटी, स्निग्धता अनकॉन्शनेस, रुक्षता रफनेस, सूक्ष्मता माइक्रोफाइन, द्रवत्व लिक्विडिटी, स्थिरता इमोबिलिटी, गौरवता हैवीनेस, उष्णम तीक्ष्णम सर्म स्निग्धम सूक्ष्म सूक्ष्म द्रवम स्थिरम द्रव्यम गुरु चयत आयास्तद्य स्वेदनम उच्यते। ये स्वेदन द्रव्य है, उनके गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वो अपना कार्मकत्व को स्पष्ट करता है। अब आइए स्वेदन के भेदों पर विचार करें। सबसे पहले द्वंद्व भेद, दो प्रकार के भेद ऑन द बेसिस ऑफ अग्नि, अग्नि के आधार पर अनाग्नि स्वेद और साग्नि स्वेद। अनाग्नि स्वेद जिसमें अग्नि का संयोग नहीं होता है और साग्नि स्वेद जिसमें अग्नि का संयोग होता है। दूसरा भेद है गुण के आधार पर स्निग्ध स्वेद और रुक्ष स्वेद। स्निग्ध स्वेद वात व्याधियों के लिए उपयोगी है, रुक्ष स्वेद कफज व्याधि आमज व्याधियों के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार स्थान भेद से दो प्रकार का है, एकांग स्वेद, सर्वांग स्वेद। एक अंग में जब हम स्वेदन करते हैं तो एकांग होता है और पूरे शरीर में जब हम शोधन करते हैं तो सर्वांग स्वेद कहलाता है। इसी प्रकार तीन प्रकार के भी दो भेद किए गए हैं। रुक्ष स्वेद एक कफ व्याधियों के लिए, महामज व्याधियों के लिए, स्निग्ध स्वेद वातज व्याधियों के लिए और स्निग्ध स्वेद रुक्ष, स्निग्ध और रुक्ष स्वेद वात कफज व्याधियों के लिए इस प्रकार का शोधन किया जाता है। इसके अलावा बलाबल के आधार पर मृदु स्वेद, ऐसे व्यक्ति जो बहुत कमजोर हो, दोष अल्प बल वाला हो, वह मृदु स्वेद करते हैं। मध्यम स्वेद जब मध्य वाला रोगी हो, मध्य बल रोग हो, वहां मध्यम स्वेद करते हैं। महान स्वेद जहां रोगी दोनों बलशाली हो, दोष बलशाली हो, ऋतु भी बलवान हो, वहां पर महान स्वेद करते हैं। इस प्रकार से तृतीयोत्तर स्वेद तीन प्रकार के, दो प्रकार के स्वेदन यहाँ पर उल्लेखित है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 4 प्रकार के स्वेदन का उल्लेख किया है। पहला है ताप स्वेद, जैसे ईंट से, कपड़े से,
बालू के द्वारा जो सेक किया जाता है वो ताप स्वेद है। या अग्नि का संपर्क होने से ताप स्वेद कहलाता है। ऊष्म स्वेद जिसमें गीलापन हो या वाष्प के द्वारा स्वेदन किया जाता है वो ऊष्म स्वेद है। उपनाह स्वेद ये दो प्रकार का है, साग्नि स्वेद, साग्नि उपनाह और अनाग्नि। ऐसे द्रव जो उष्ण स्वभाव के हैं उनका लेप हम लगाते हैं तब इसको अनाग्नि उपनाह। जब लेप को हम अग्नि के संयोग से तैयार करते हैं उसको साग्नि उपनाह स्वेद कहा जाता है। द्रव स्वेद, द्रव स्वेद खासतौर से पैतृक व्याधियों में, दुर्बल व्यक्तियों में, स्त्रियों में द्रव स्वेद कराया जाता है। इसके भी दो प्रकार हैं, परिसेक और अवगाह स्वेद। इन दो चार प्रकार के स्वेदन सुश्रुत और वाग्भट ने बताए हैं। यदि 13 प्रकार के साग्नि स्वेद रख के देखें तो इनके अंतर्गत ही उनको हम रख सकते हैं। आगे हम इसको और स्पष्ट करेंगे। अब आइए अनाग्नि स्वेद के बारे में जाने, जिसमें अग्नि का संयोग नहीं होता है। ऐसी कई विधियां हैं जिसके द्वारा हम स्वेद के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे व्यायाम, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से भी पसीना आता है, पेशेंट में मृदुता आती है, लचीलापन पैदा होता है। उष्ण सदन, साइडिंग इन अ वार्म चैम्बर, स्वेद जैसा। गुरु प्रावरण, कवरिंग बॉडी विद हैवी और वूलन क्लॉथ्स। क्षुधा, ड्यूरिंग हंग्री प्रोड्यूसेस स्वेटिंग, जब ज्यादा भूख लगती है पित्त का प्रकोप मिलना स्वाभाविक है। बहुपान, एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल है, एक्सेसिव फियर में प्रोड्यूस स्वेटिंग। उपनाह, विदाउट अप्लाइंग हीट, fermentation by delay. क्रोध, during hungry created pitt प्रकोप may cause sedation. आहत, wrestling में produce sedation और आतप सेवन, exposure to the sun's rays। इन कारणों से जो स्वेदन की परिभाषा है उनके गुणों की प्राप्ति होती है। स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, ये लक्षण इन 10 अनाग्नि स्वेद के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। व्यायामम उष्ण सदनम गुरु प्रावणम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपनाह आहो आतपाह। साग्नि स्वेद, ये 13 प्रकार के आचार्य चरक ने बताए हैं जिसमें अग्नि का संयोग होता है। पहला है महत्वपूर्ण स्वेद, शंकर स्वेद। शंकर नाम से स्पष्ट है कि कई चीजों को मिलाकर के स्वेद तैयार किया जाता है और इसके दो भेद हैं, स्निग्ध स्वेद, स्निग्ध पिंड स्वेद और रूक्ष पिंड स्वेद। स्निग्ध पिंड स्वेद के अंतर्गत तो हम पत्र पिंड स्वेद करते हैं उसका अंतर्भाव हो जाता है। सष्टिकशाली स्वेद, तिलमास पिंड स्वेद, ये सब स्निग्ध पिंड स्वेद के ही भेद है। इसमें विभिन्न प्रकार के अन्नों का और औषधियों का पाक विधि से पुटली तैयार की जाती है। जैसा आपको मालूम है सष्टिक स्वेद कैसे तैयार किया जाता है या तिलमास पिंड स्वेद कैसा तैयार किया जाता है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन शंकर स्वेद ही है। कई बार हम ज्ञान के अभाव में ये कहते हैं ये साउथ की देन है, सष्टिकशाली स्वेद तो साउथ ने डेवलप किया है। बात अलग है कि उन्होंने ध्यान दिया और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन ये सब चरक में वर्णित है, कोई केरली पंचकर्म नहीं है। यह हमारे आयुर्वेद संहिताओं में सब वर्णन है। आवश्यकता इस बात की उनको विधिवत लागू करना। दूसरा होता है रूक्ष स्वेद, इसमें बालू का स्वेद, ईंट से स्वेद जो हम करते हैं रूक्ष स्वेद जिसको कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत शंकर स्वेद के अंतर्गत ही आता है। प्रस्तर स्वेद, प्रस्तर जैसे नाम से स्पष्ट है, एक पत्थर रोगी के आकार का चयन करते हैं, 6 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा, और उसमें शंकर स्वेद में जिस प्रकार हमने ड्रग्स तैयार की है वैसा ही
सस्टेक्षाली श्वेत जैसे अनेक प्रकार के वातज्ञ द्रव्यों को दुग्ध आदि में पका करके और इस प्रस्तर में लेप किया जाता है गरम गरम, और उसके ऊपर सिल्क या उलन चादर बिछा करके रोगी का बाह्य अभ्यंग करने के बाद इसमें लिटाया जाता है और ऊपर से कंबल आदि ओढ़ लिया जाता है। तो इस प्रकार का जो स्वेदन होगा उसको बोलते हैं प्रस्तर स्वेद। नाड़ी स्वेद नाम से स्पष्ट है, नली के द्वारा स्वेद करना। पुराने जमाने में नली का प्रयोग बांस आदि के द्वारा की जाती थी। आज तो कुकर के द्वारा, जो प्रेस्टीज कुकर है, आप उसको 9-10 लीटर का आप ले लीजिए, उसकी सीटी निकाल दीजिए, जो गैस में ट्यूब लगती है उस ट्यूब को उसमें फिट कर दीजिए और इसके माध्यम से आप नाड़ी स्वेद कर सकते हैं। बाजार में एक स्टेरलाइजर आता है, वो बहुत ही अच्छा है, एक साथ 15-20 लोगों का आप स्वेदन कर सकते हैं और उसमें घड़ी भी होती है, पता भी चलता है कि टेम्परेचर कितना है, तो उससे भी आप नाड़ी स्वेद तैयार कर सकते हैं। नाड़ी स्वेद की विशेषता यह है कि किसी भी अंग में कहीं पर भी हम स्वेदन कर सकते हैं, इसलिए नाड़ी स्वेद का बड़ा महत्व है। और जो हम स्वेद देते हैं तो मेडिकेटेड देते हैं। मान लीजिए आमवात का पेशेंट है तो उसमें महाराष्ट्र आदि काढ़ा डाल देते हैं, संधिवात का पेशेंट है तो लहसुन का काढ़ा डालते हैं, स्किन डिसीज का है तो पटोल पत्र का या निम्ब पत्र का काढ़ा डालते हैं, मंजिष्ठादि काढ़ा डालते हैं। अगर छाती में श्वास के रोग में आपको स्वेदन करना है तो वहां पर यूकेलिप्टस डालते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टेबल ये स्वेदन यंत्र है, जिसको हम नाड़ी स्वेद कहते हैं। अभिषेक स्वेद द्रव्य स्वेद का ही भेद है। इसमें पूरे शरीर में हाथ से, रक्त से, तैल से, दुग्ध के द्वारा, अंजी के द्वारा, मूत्र के द्वारा सर्वांग धारा डाली जाती है, उसको बोलते हैं अभिषेक स्वेद। इसको सर्वांग धारा भी कहते हैं, पिलचिल धारा भी कहते हैं। पहले तो हम कॉटन डुबो करके और अंगुष्ठ के माध्यम से धारा स्वेद करते थे, लेकिन आजकल तो यंत्र आ चुके हैं। यंत्रों में जो पात्र होता है उसमें छिद्र होते हैं कई, और उसके द्वारा आप अभिषेक स्वेद कर सकते हैं। या 2 लोटे जो नस्य के लिए काम आते हैं, नस्य वाले पात्र, उसमें आप ऑयल या डिकॉक्शन जिससे के द्वारा आपको चक्र आदि का जो अभिषेक करना है उसमें डाल करके और आप परिक्षेचन कर सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। कई लोग जो शिरोधारा की विधि है उसका भी अंतर्भाव परिषेक स्वेद में कर लिया जाता है। द्रव्य स्वेद है, खास तौर से पैतृक व्याधियों में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है अवगाह स्वेद। अब बात, आजकल जब हम मकान बनवाते हैं तो बाथरूम में हमारे यहाँ टब होता है। इस टब में गरम गरम क्वाथ से या गरम तैल से या गरम दूध से, मेडिकेटेड दूध से अवगाह स्वेद कर सकते हैं। इस टब में रोगी को बैठा करके स्वेदन किया जाता है। ये भी बड़ा उपयोगी स्वेदन है। ये मृदु स्वेद है। पैतृक व्याधियों में, दुर्बल व्यक्तियों में इसका प्रयोग अच्छा हम कर सकते हैं। दिनताक स्वेद। दिनताक शब्द बुद्धकालीन है। इसमें एक सर्कुलर आकार की बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, इसका प्रवेश नॉर्थ या ईस्ट दिशा में होना चाहिए। इसकी हाइट 16 हाथ होती है और इसके चारों तरफ 1 फुट ऊंची और 1 फुट चौड़ी पिटिया का निर्माण करते हैं, डोर टू डोर, चारों तरफ दीवार के किनारे किनारे, और बीच में एक सर्कुलर ओवन का निर्माण किया जाता है। उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और जब हम स्वेदन करते हैं तो इसको वातहर औषधियां, घसमूल आदि के द्रव्य, खदेर आदि द्रव्य इसमें डाल करके ओवन है उसको प्रज्वलित करते हैं। धूम रहित होने के बाद स्वेदन की प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले सर्वांग अभ्यंग करना है पेशेंट का, और जब निर्धूम हो जाए तब उसको समझाना है आप गेट से अंदर जाएं और जो पीठिका बनी है उसके सहारे आप चारों तरफ राउंड लगा करके
और इसी पीठिका के माध्यम से आप बाहर आ जाएं, क्योंकि वहां चिकित्सक नहीं होता है, इसलिए पीठिका को छोड़ना नहीं चाहिए, ये समझा दें। नहीं तो आप नजदीक जाएंगे, ओवन के ज्यादा गर्मी लगेगी, मूर्छा भी आ सकती है। इसमें विशेषता यह है कि एक साथ आप 8-10 लोगों का स्वेदन कर सकते हैं। एक प्रकार का महास्वेद है, आप स्वेद के अंतर्गत आता है। बलवान व्यक्ति हो, बल दोष भी बल हो, ऐसी अवस्था में जयंताक स्वेद किया जाता है। अस्मग्न स्वेद, अस्मग्न का तात्पर्य पत्थर है, पत्थर जैसा। रोगी के आकार का 6 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा एक पत्थर चयन कर लीजिए और उस पत्थर में वातक औषधियों को जला दीजिए, कदेर 10 मूल आदि द्रव्यों को, और साफ करके उसमें पानी का सिंचा डाल दीजिए, उससे भाप निकलेगी। इसके ऊपर वूलन का कपड़ा बिछा करके अभ्यंग कराने के पश्चात रोगी को उसमें लेटा दीजिए और ऊपर कंबल से उड़ा दीजिए। तो इस प्रकार जो स्वेदन होगा उसको अस्मग्न स्वेद कहते हैं। ये ऊष्म स्वेद के अंतर्गत आएगा, स्निग्ध स्वेद के अंतर्गत आएगा। परशु स्वेद, परशु स्वेद में एक गड्ढा का निर्माण करते हैं, ऊपर की ओर सकरा, नीचे की ओर चौड़ा होता है, और इसमें वातक औषधियों को जला करके निर्धूम अंगारों को उसमें भरते हैं। उसके ऊपर एक चारपाई बिछा करके अभ्यंग करने के पश्चात रोगी को लिटा देते हैं और कंबल से उठाते हैं। यह भी एक प्रकार का ताप स्वेद है, रुक्ष स्वेद है। कुटी स्वेद, नाम से स्पष्ट है कि कुटी का निर्माण हम करते हैं, बीच में चारपाई रखते हैं, उसमें अभ्यंग करने के पश्चात रोगी को लिटाया जाता है और चारपाई के चारों तरफ जलती हुई सिगड़ियां जो निर्धूम होती है उनको रखा जाता है। एक 10 मिनट में पूरा जो कमरा है गर्म हो जाता है, इससे स्वेदन रोगी का होता है। यह भी ताप स्वेद के अंतर्गत आता है और रुक्ष स्वेद है। ये कफज व्याधियों में इसका उपयोग करना चाहिए। भू स्वेद, जिस प्रकार आपने बस्तर स्वेद में देखा है, उसी 6 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा के आकार की भूमि का चयन किया जाता है, उसमें वातक औषधियों को जलाया जाता है, साफ करके थोड़ा पानी का सिंचन किया जाता है, भाप निकलती है, उसमें वूलन का कपड़ा बिछा करके रोगी को लिटाया जाता है अभ्यंग करने के पश्चात, और कंबल के द्वारा तोड़ भी लिया जाता है। इससे जो स्वेदन होता है उसको भू स्वेद कहते हैं। यह ऊष्म स्वेद का प्रकार है, स्निग्ध स्वेद है। कुंभी स्वेद, कुंभी नाम से स्पष्ट है, इसमें एक घड़ा लेते हैं और घड़े को आधा पोर्शन तक जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ देते हैं और इसमें वातग्न कषाय, 10 मूल आदि तेल, 10 मूल काढ़ा आदि उसमें डाल देते हैं और इसमें गरम करके, गरम लोहा, गरम ईंटा डाल करके उसमें डालते हैं। डालने से क्या है, भाप निकलेगी। उसके ऊपर चारपाई बिछा दीजिए, कुंभी स्वेद के ऊपर रोगी को अभ्यंग करने के बाद लेटा दीजिए, कंबल से उड़ा दीजिए और इस प्रकार आप बार बार गरम लोहे का टुकड़ा या गरम ईंटा उसमें डालेंगे, भाप से जो सिकाई होती है उसको कुंभी स्वेद कहते हैं। यह भी एक प्रकार का स्निग्ध स्वेद है और वातज व्याधियों में ज्यादा उपयोगी है। कूप स्वेद, नाम से स्पष्ट है, इसमें गहरा गड्ढा होता है, 6 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 12 फुट गहरा, ऐसे चारपाई के आकार का गड्ढा खोदा जाता है। इसमें वातक औषधियों को जलाया जाता है, निर्धूम होने पर उसके ऊपर चारपाई रख करके पेशेंट का अभ्यंग कराने के पश्चात लिटाया जाता है, ऊपर से कंबल उड़ाई जाती है। स्वेदन जब तक न निकले तब तक स्वेदन कराया जाता है। यह एक प्रकार का रुक्ष स्वेद है। कफज व्याधियों में, महादोष वालों में, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, रोग बलवान है, रोगी बलवान है, ऐसी अवस्था में कूप स्वेद कराया जाता है। खुलाक स्वेद, खुला को गोरसी बोलते हैं। गाँव में आज भी आपको मिट्टी की गोरसी, सिगड़ी टाइप का मिल जाएगा,
और उसमें अग्नि को सुरक्षित रखा जाता है। एक जमाना था जब डीएसएलआई भी नहीं होती थी, तो अग्नि का आदान प्रदान आस पड़ोस में इस गोरसी के माध्यम से होता था। इस गोरसी में आप अग्नि को प्रज्वलित करिए, धुआं रहित हो जाए तो चारपाई के नीचे इसको अंदर डालिए, चारपाई में अभ्यंग करने के पश्चात रुई को लिटा दीजिए और इस जो मिट्टी की आपने गोरसी बनाई है उसके द्वारा स्वेदन हो जाता है। ये स्वेदन बड़ा मृदु होता है और ये रूक्ष स्वेद है, ये कफज व्याधियों में उपयोगी है। तो इस तरीके से 13 प्रकार के साग्नि स्वेद मैंने संक्षिप्त में आपको बताए। कई बार प्रश्न हो सकता है कि अलग अलग ये सब बताने की आवश्यकता क्या है। तो आपने देखा होगा किसी में ऊष्मा ज्यादा है, किसी में ऊष्मा कम है, कोई रूक्ष है, कोई स्निग्ध है। तो पेशेंट को जिस प्रकार की स्वेदन की आवश्यकता होती थी उस प्रकार का स्वेदन किया जाता था। जामनगर में ये था, मणिबेन हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, वहां पर भी ये सब 13 प्रकार के स्वेदों के वहां उपलब्ध है। लेकिन वास्तव में सही है कि इनका प्रयोग प्रैक्टिकली बहुत कम लोग करते हैं। प्रैक्टिकली तो सिर्फ नाड़ी स्वेद या सर्वांग स्वेद का ही प्रयोग पंचकर्म के अंतर्गत करते हैं। बात अलग है, अनेक प्रकार स्वेदन के हैं, स्वेद, तस्तिकशाली स्वेद, फिल्मास्पन्न स्वेद, ग्रीवा बस्ती, ये सब स्वेदन के ही प्रकार है। लेकिन जहां वमन विरेचन कराना है वहां पर हम नाड़ी स्वेद और सर्वांग स्वेद यंत्र के माध्यम से ही स्वेदन की प्रक्रिया करते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे। इंडिकेशन, स्वेदन कहाँ कहाँ करना चाहिए। जैसा आपको मालूम है, जितनी भी वातव व्याधियां हैं जैसे फेशियल पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, सियाटिका, खल्ली, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्पॉन्डिलोलाइसिस, बैकएक, नंबनेस, क्रैम्प्स आदि में स्वेदन का कार्य बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ज्वाइंट डिसऑर्डर्स, संधिगत रोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, पेन इन जॉइंट्स, अनेक प्रकार के जो संधिगत विकार हैं उनमें स्वेदन बहुत अच्छा लाभ करता है। इसके अलावा जेनिटल यूरिनरी डिसऑर्डर्स, सप्रेशन ऑफ यूरिन एंड सीमेन, enlargement of the scrotum, GIT disorders जैसे अत्यधिक आम की उपस्थिति हो, स्टूल हार्ड आ रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, स्टिफनेस ऑफ द एब्डोमेन हो, वहां भी स्वेदन का लाभ मिलता है। कफज रोग जैसे कोराइजा, कफ, डिस्निया, अस्थमा, इन सब में स्वेदन कराना चाहिए। और एनी टाइप ऑफ पेन, हैवीनेस, कोल्ड, शिवरिंग हो रही हो, स्वेदन से लाभ होता है। और जिसको वमन विरेचन कराना हो तो स्नेह करने के पश्चात स्वेदन करना बहुत ही आवश्यक होता है। ये इंडिकेशंस है जिसमें स्वेदन करना चाहिए। प्रतिश्याये चकासे चाहिका श्वासे सुलाग्वे कर्णमन्यासरा शूले स्वर भेदे गिलक रहे प्रतई गांग सर्वांग पक्षा घाते विनाम के कोषणा विबंध सुमूत्रा घाते बीजरम के। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये ज्यादा जरूरी है जानना। अगर हमको ये याद नहीं होता है तो हमें चार्ट बना करके अपने औषधालयों में, अपने चिकित्सालयों में सब लगाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट में यदि स्वेदन करेंगे तो आपको अनेक व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये जानना आवश्यक है। जैसे जो व्यक्ति हमेशा कषाय का सेवन करता हो, डिकॉक्शन का सेवन करता हो, अल्कोहल का सेवन करता हो, पॉइजनिंग की अवस्था हो, पित्त प्रकृति व्यक्ति है, प्रमेह है और पित्तज रोगों में भी स्वेदन न कराएं, या आवश्यकता हो तो मृदु स्वेदन कराएं या द्रव स्वेद कराएं। तो जल गए हो, दग्धव्रण हो, फ्रैक्चर हो गया हो, इंटरनल हिमरेज हो किसी कारण से, चेस्ट इंजरी हो, डायरिया हो, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट में भी स्वेदन नहीं कराते। इसके अलावा जॉइंटिस, उदर रोग, वातरक्त, तिमिर और ओजक क्षय की अवस्था में भी स्वेदन नहीं कराना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करा सकते हैं। जैसे जॉइंटिस है, जॉइंटिस में विरेचन कराना है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है, तो वहां हल्का स्वेदन स्नेहन आपको कराना है। पेशेंट को देख करके आप कर सकते हैं। दूसरा, स्वेदन के प्रति इंटॉलरेंस हो, जैसे भूखा व्यक्ति हो, एंग्री हो पेशेंट, कंपी हो, बहुत ही कमजोर हो, एग्रीवेटेड हो,
थकावट हो, बहुत दुबला पतला रोगी हो, प्रेग्नेंट वोमेन है या मेंस्ट्रुएशन वोमेन है, ऐसी अवस्था में भी आपको स्वेदन कर्म नहीं कराना है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्वेदन ये जानना बहुत ही आवश्यक है। कषाय मध्य नित्यानाम गर्भंडार पित्तनाम पित्तनाम सातिसारणाम रूक्षणाम मधुमेहनाम विदग्ध भ्रष्ट प्रज्ञानाम विस्मद विकारणानाम श्रांतानाम नष्ट शंकानाम स्थूलानाम पित्तमेहनाम सताम च्युतानाम च क्रुद्धानाम सोचतामपि कामल्य उदाहरणाम च छदानाम बाध्य रोगिणाम दुर्बलादि विशोषकाणाम क्षीणे अभी उसामृथा विषक्तैमेरिकाणाम न स्वेदम अवतारित। ये स्वेदन के अयुग है। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, कुछ बातों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे हृदय प्रदेश में, टेस्टिस में, आइज में यदि स्वेदन की आवश्यकता है तो बहुत ही मृदु स्वेद करना चाहिए। डेलिकेट पार्ट्स है जैसे आइज, हार्ट और टेस्टिस, इनमें स्वेदन करने की बहुत ही आवश्यकता हो तो कपड़े से ढक करके या लीव्स के द्वारा ढक करके फिर स्वेदन करना चाहिए। और जितनी भी स्वेदन से आवश्यक चीजें हैं पहले से आप एकत्रित कर लें। और जब स्वेदन करें तो रोगी की प्रकृति, रोग की अवस्था, ऋतु कौन सी है, देश, वय और काल, इन सब का विचार करके हम स्वेदन कर्म करते हैं। जैसे नैतिक प्रकृति है तो हल्का मृदु स्वेदन करना है, रोग बलवान है तो महास्वेद कर सकते हैं, कब्ज है तो रुक्ष स्वेद कर सकते हैं। ऋतु में भी देख लीजिए, शीत ऋतु है तो अच्छी तरह स्वेदन किया जा सकता है, लेकिन गर्मी की ऋतु है तो वहां मृदु स्वेद करना पड़ेगा। देश पक्वासे समुद्र है या मासे समुद्र व्याधि है, उसके आधार पर स्वेदन तय करेंगे। वय और काल, इनका सब विचार करके स्वेदन आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि आभ्यंतर स्नेहपान या बाह्य अभ्यंग करने के पश्चात ही स्वेदन किया जाता है। और आपको चाहिए कि स्वेदन के पहले ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और संबंधित लक्षण रोगी का नोट करना चाहिए। स्वेदन के पहले, स्वेदन के मध्य में और स्वेदन के पश्चात। इससे आपको जानकारी मिलेगी कि स्वेदन से कोई लाभ या अलाभ या ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, पल्स रेट कितना है, गति, श्वास गति कितनी होगी, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वेदन कर्म, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ओलिशन यानी आभ्यंतर स्नेहपान या बाह्य अभ्यंग करने के पश्चात ही हम स्वेदन कर्म करते हैं। और स्वेदन कर्म के लिए जो तमाम प्रकार की विधियां बताई हैं उसमें विशेष रूप से नाड़ी स्वेद और सर्वांग वाष्प स्वेद का ही हम प्रयोग करते हैं, पंचकर्म के दृष्टिकोण से, वमन विरेचन के दृष्टिकोण से। बाकी स्वतंत्र ट्रीटमेंट अलग है, स्वतंत्र चिकित्सा है स्वेद की, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। नाड़ी स्वेदन प्रोसीजर जैसा मैंने बताया, पाइप लगाकर इसमें स्वेदन किया जाता है, रबर ट्यूब लगा करके। आपको यह ध्यान देना है जब आप भाप से सिकाई कर रहे होते हैं तो पेशेंट जल ना जाए, टेम्परेचर हमेशा परीक्षण आपको करते रहना है। कई बार जब रबर से स्वेदन करते हैं तो गरम गरम बूंदें निकलती हैं, अब वो कहीं रोगी के शरीर में पड़ जाए तो बहुत बड़े फफोले हो सकते हैं। तो एक पट्टी बांध करके या कपड़ा बांध करके स्वेदन करना चाहिए ताकि जो बूंद टपकती है वो कपड़े में आ जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सेसिव यदि हीटिंग होगी तो निश्चित रोगी को कष्ट होगा, कभी दर्द भी हो सकते हैं, यह हमको पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए। और स्वेदन जब तक कराया जाता है जब तक कि स्वेद की प्रवृत्ति ना हो। स्वेद की प्रवृत्ति होने लगे तब समझ लीजिए हमारा स्वेदन हो चुका। सर्वांग स्वेदन यंत्र एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, आपको सबको मालूम है। स्पेशलाइज्ड एक बॉक्स तैयार किया जाता है और इसके नीचे पात्र रख करके या नली के द्वारा मेडिकेटेड वेपर पहुंचाए जाते हैं। रोगी को अभ्यंग करने के पश्चात इस स्वेदन यंत्र में लेटा दिया जाता है। ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का जो सिर है वो बॉक्स के बाहर होना चाहिए। जब स्वेदन प्रारंभ हम कर देते हैं तो रोगी को बोलना चाहिए कि पोजीशन चेंज करता रहे, क्योंकि एक ही पोजीशन में रहेंगे तो दग्ध व्रण होने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट जिसमें सेंसिटिविटी नहीं है
सेंसेशन लॉस है, उसमें बड़ी सावधानी पूर्वक स्वेदन कराना चाहिए, नहीं तो दर्द बढ़ होने की पूर्ण संभावना रहती है। टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखें। जब फोरहेड में पसीना आने लगे तब समझ लीजिए स्वेदन हमारा ढंग का हुआ। जब स्वेदन यंत्र पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो 10 से 20 मिनट के अंतर्गत आप स्वेदन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, टेम्परेचर चिकित्सा के पहले, स्वेदन के पहले और स्वेदन के बाद जरूर लेना चाहिए अपनी जानकारी के लिए। और आफ्टर स्वेदन के बाद एकदम से एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, एकदम से वायु का सेवन नहीं करना चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट आप जहां स्वेदन करा रहे हो तो वहां बैठाइए और अपने कक्ष में कम से कम 1 घंटा रोगी को रोकिए ताकि किसी प्रकार की कोई व्यापक पेशेंट में न हो पाए। अब निरीक्षण करना है, सम्यक स्वेदन हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना है। अगर पेशेंट में शीतोपरम, disappearance of the cold, शूलोपरम, disappearance of the pain, स्तंभ निग्रह, disappearance of the stiffness, गौरव निग्रह, relief in heaviness of the body, मार्दवता, softness and smoothness of the body, स्वेद प्रवृत्ति, appearance of the sweating और desire of cold things, ठंडी वस्तुओं खाने की इच्छा। अगर ये लक्षण मिलते हैं तो समझ लीजिए सम्यक सिंह के लक्षण हैं ये। शीत शूल विपन में स्तंभ गौरव निग्रहे संजाते मार्गे स्वेदे स्वेदनादृता। अति स्वेदन हो गया हो तो क्या लक्षण होगी ये भी आपको जानना चाहिए। पित्त का प्रकोप, अगर ज्यादा स्वेदन कराएंगे पित्त के प्रकोप होगा, शरीर में भारीपन लगेगा, भारीपन के साथ साथ फेंटिंग, कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं रोगी में। कभी कभी रोगी में चक्कर भी आ सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन, पूरे शरीर में दाह की उत्पत्ति हो सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी महसूस होती है, वॉइस भी धीमी निकलती है, पैरों में कंपन होने लगता है, पेन इन जॉइंट्स, वर्टाइगो, गिडनेस, अपीयरेंस ऑफ इरप्शन और रक्त प्रकोप के लक्षण भी रोगी में प्राप्त होंगे। इसके अलावा प्यास लगना, थकावट महसूस होना, फीवर और वोमिटिंग होना, ये लक्षण रोगी में मिल सकते हैं। प्रकोपो मूर्छा शरीरम सदनम तथा दाह विपाक दौर्बल्यम अतिशून्य से लक्षणम, ये लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। इम्प्रॉपर स्वेदन, अगर स्वेदन ढंग से नहीं हुआ है, जो प्रॉपर सिम्टम मैंने बताए स्वेदन के उसके विपरीत यदि लक्षण है तो समझ लीजिए स्वेदन कर्म ढंग से नहीं हुआ। जैसे पसीना ना आए, ठंडी का नाश ना हो, कोल्ड वस्तुओं की इच्छा ना हो, पेन भी रिड्यूस ना हुआ हो, और जिस रोग के लिए हमने स्वेदन कराया है वो ढंग से ना हो, समझ लीजिए ये इम्प्रॉपर स्वेदन है। अगर कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाए अतिस्वेद के कारण, क्या चिकित्सा करना चाहिए? ऐसी अवस्था में मधुर शीत द्रव्यों का सेवन, स्निग्ध फूड का सेवन करना चाहिए। और इसके मैंने प्रैक्टिकली देखा, सडन पानी है, उस पर कोशिर चन्नो दीच नागरी है, सत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति है। जो सडन पानी है बड़ा उपयोगी है, इसको बार बार पेशेंट को पिला सकते हैं। और लवण, अम्ल, कटु, उष्ण पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और ठंडे स्थान में रहना चाहिए पेशेंट को। बहुत ज्यादा अगर जलन हो रही है तो चंदन को हम पूरे शरीर में अप्लाई कर सकते हैं, इससे तत्काल आराम मिलता है। और जो समर सीजन में, तो उष्ण काल में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, शीतल वस्तुओं का सेवन, ठंडाई का सेवन, हर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सब ट्रीटमेंट ऐसे रोगी में करना चाहिए। पश्चात कर्म ऑफ स्वेदन कर्म निश्चित है, सबसे पहले पेशेंट को जो डायरेक्ट एयर का एक्सपोजर है वो अवॉइड करना चाहिए। ठंडा पानी
या ठंडी हवा, इससे वर्जित रहना चाहिए। 1 घंटा तक आपको रेस्ट रखना चाहिए पेशेंट को। आवश्यकता पड़ने पर गर्म स्पंजिंग करना चाहिए, गर्म पानी से स्नान करवाना चाहिए। स्नेहन, आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल स्वेदन, परसों वमन यानी सेकेंड डे वमन हम करा सकते हैं। विरेचन के लिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले 3 दिन तक रेस्ट पीरियड, 3 दिन तक बाह्य भंग और बाह्य स्वेदन कराते हैं, उसके बाद विरेचन कराते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वस्ती और नस्य कर्म के पहले भी बाह्य भंग और स्वाभाविक स्वेदन कराया जाता है। तो सम्यक रूप से जब आप वस्ती दे रहे होते हैं, नस्य कर्म दे रहे होते हैं, तो बाह्य भंग करने के पश्चात, स्वेदन कराने के पश्चात ही वस्ती या नस्य कर्म देना चाहिए। मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्वेदन कर्म, हमने इंटरनल ओल्यूशन दिया है, अभ्यंतर स्नेहपान कराया है, इससे दोष जो है सॉफ्ट हो गए हैं। और जब हम स्वेदन काम कराएंगे तो वो क्या करेगा, दोषों को लिक्विफाई करेगा उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के कारण, और उसकी वजह से कोष्ठ में दोष आ जाते हैं। बाद में शोधन थेरेपी के द्वारा हम बाहर, मौन विरेचन के द्वारा बाहर हम निकाल देते हैं। स्वेदन थेरेपी जब हम करते हैं तो बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे लाभ होते हैं। उसमें है स्तंभता का नाश, रिमूवल ऑफ स्टिफनेस, गौरवता, रिमूवल ऑफ हैवीनेस, स्वेद करता, प्रोड्यूसिंग स्वेटिंग इन द बॉडी। और भी लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे वात नियमता, इट रेगुलेट्स वात दोष, दोष द्रवत्वता, लिक्विफाइज वेस्टेड दोषांश, आत्र विनामन, बॉडी बिकम्स सॉफ्ट एंड इट अटेन्स इलास्टिसिटी, लचीला आपका शरीर हो जाता है। अग्निदीपन, due to आम पाचन, it will help in digestion। मार्दवता एंड प्रसादन, स्वेदन कर्म करने से त्वचा बड़ी मुलायम होती है, मृदु हो जाती है, क्योंकि तमाम प्रकार के टॉक्सिक बैक्टीरियल स्वेदन के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाते हैं, और जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट हो जाती है और जो कलर है, टेक्सचर है, वो भी बड़ा इम्प्रूव होता है। रक्तस्रजता, भूख लगने लगती है, क्योंकि स्वेदन कर्म से दीपन पाचन होता है, इससे एपेटाइट बढ़ जाती है। स्रोतो शुद्धि, वेरियस टॉक्सिन्स, जैसे मैंने भी चर्चा की, स्वेदन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इससे स्रो विशोधन होता है, और इसके कारण स्रोतो शुद्धि रोगी में होती है। निदान तंदाकर, तंद्रा, निदान, निद्रा, ये अच्छी तरह से आती है, क्योंकि स्वेदन कर्म के माध्यम से मल, कफ और हैवीनेस ऑफ द बॉडी प्राप्त होती है, जिससे सम्यक निद्रा आती है। टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाते हैं, स्तंभता का ह्रास होता है, पेन भी कम होता है, इसलिए नींद भी रोगी को अच्छी आती है। संधि चेष्टा, स्वेदन कर्म करने के पश्चात स्वेदन के माध्यम से धात्वाग्नि का लेवल बढ़ जाता है, और जिससे जो ज्वाइंट के फंक्शन है वो इंप्रूव होते हैं। दोष शोधनता, स्नेहन के द्वारा क्लियरता उत्पन्न होती है, ओलिएशन के द्वारा क्लियरता उत्पन्न होती है, स्वेदन के माध्यम से बार बार हम कह रहे हैं कि लिक्विफाइज होता है, और ये लिक्विफाइज दोष कोष्ठ में आकर के बाद में गौण विरेचन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कहा गया है, दुष्कन्याभिकाष्ठानि स्नेह शोधोपादनानि नमयन्ते थानाम किम पुरुषोत्तराणाम, स्नेहन स्वेद से सूखी लकड़ी को नमाया जा सकता है। ये तो शरीर है हमारा, स्नेहन स्वेदन के द्वारा निश्चित रूप से शरीर को जैसा हम चाहें वो नमा सकते हैं। इसके द्वारा रोगी स्वेदन कर्म का महत्व बताया गया है। आपको ध्यान होगा, हम लोग गांव के हैं, गीली लकड़ी को यदि जलाया जाए, एक पोर्शन में जलाते हैं, दूसरे पोर्शन से चू चू करके द्रव निकलता है, वही स्वेदन का काम करता है। स्नेहन के बाद स्वेदन करने से दोष जो विभिन्न स्रोतों में सूक्ष्म रूप से उपस्थित है, वो चू चू करके कोष्ठ में आते हैं, और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये स्वेदन का इंपॉर्टेंस है। कुछ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है जो स्वेदन में हम प्रयोग करते हैं, जैसे वातज डिसऑर्डर्स में स्मूल क्वाथ से स्वेदन करना चाहिए, जैसे संधिवात है, फेशियल पैरालिसिस है, आम बात हो,
गाउट हो वहां महाराष्ट्राधिपात से या पंचकोलक्वाथ से शोधन करना चाहिए। तमक श्वास हो या कोई कफज रोग हो वहां वासा या यूकेलिप्टस के द्वारा हमें शोधन करना चाहिए। स्किन डिसऑर्डर्स हो तो निम्ब पत्र या पटोल पत्र या महामंजिष्टाधिपात के द्वारा शोधन करना चाहिए। गृद्धि रोग हो सियाटिका, उसमें पारिजातक पत्र डाल करके शोधन करना चाहिए। इस तरीके से शोधन के बारे में मैंने आपको कुछ अपनी जानकारी के आधार पर मैंने आपको प्रस्तुत किया है। यदि इसमें कुछ रह गया हो, आपके मन में कोई प्रश्न उपस्थित हो रहे हो तो आप जरूर पूछेंगे। नवीन जी, आप प्रश्न आमंत्रित करिए। हेलो, हेलो, जी सर, प्रश्न रख रहे हैं हम आपके हेलो। सामने। जी जी सर, जी आप प्रश्न ले लीजिए। जी। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ कई लोगों ने मनीष खरे जी ने रख रहे हैं आप। जी मेरी आवाज आ रही होगी। मनीष खरे जी, बलविंदर सिंह मलिक जी, इन लोगों ने प्रश्न तो नहीं रखे, इन्होंने लाइक किया है। अमन भारद्वाज जी, इंदिरा अग्रवाल जी, अर्चना जायसवाल जी, वंदना पाठक जी, सोनल पटेल जी, आस्था टंडेल जी का एक सवाल है। ये सवाल मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये वी परफॉर्म्ड cystic साली पिंड स्वेद सिंस 1995 in our Ayurveda college सूरत, आयुर्वेदा कॉलेज। ओके, तो ये प्रश्न ही उन्होंने बताया है। प्रिया राजपूत जी नमस्कार कर रहे हैं। चलिए, आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। वैद्य आरबी प्रजापति जी, निशा जोशी जी, सब विद्वान लोग हैं, रोज सुनते रहते हैं पंचकर्म के बारे में, जिज्ञासा का। निर्मला सुवाल जी, निशा जोशी जी का नाड़ी स्वेद के लिए जो ट्यूब के आगे लगाते हैं जहां से भाप निकलती है, वो कहां से मिलेगा? आई वांट टू बाय। जहां भी पंचकर्म के इंस्ट्रूमेंट प्राप्त होते हैं वहां आपको मिल जाएगा। और आपको यदि जानकारी नहीं है तो मैं आपको टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, आप उसे मंगा सकते हैं। हर जगह मिलता है आजकल, ये बड़ा नॉर्मल हो गया। दिल्ली में आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये मुझे लगता है ये गुजरात की है, मुझे लगता है। जय सोमनाथ लिखती है। गुजरात में तो सूरत और बड़ौदा में उपलब्ध है। बड़ौदा में तो सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे आपको, बड़ौदा से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा बड़ौदा में। मनीष खरे जी पूछते हैं फेलियर के पेशेंट यदि आप इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना जरूरी होता है नाड़ी स्वेद के लिए। जी जी। नहीं तो आप ट्यूब के आगे पट्टी बांध दीजिए, तो जब बूंद निकलती है तो उसमें चू कर उस कपड़े में आ जाएगी। इससे आपको परेशानी नहीं होगी। जब तक आप वो यंत्र नहीं मंगा पाते हैं तब तक आप ऐसा शोधन कर सकते हैं सावधानी को। ये रीनल फेलियर के पेशेंट में मनीष खरे जी पूछते हैं, शोधन कराना हो तो स्नेहन देने से किडनी पर कोई अदर इफेक्ट हो सकता है क्या? वो कंडीशन देखना पड़ेगी। जैसे सीरम क्रिएटिनिन कितना है, बहुत ज्यादा है, निश्चित रूप से परेशानी जाएगी। लेकिन अगर कम मात्रा में है, 2 या 3 या 4 की मात्रा में है, तो आप निरंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा सकते हैं। और वस्ती में कई बार बता चुका हूँ, रीनल फेलियर में तो वस्ती जो वरुणाधिक्वाथ है या तृणपंचमूलक्वाथ है, उनको मिला करके वस्ती दी जाती है। बड़ा श्रेष्ठ लाभ मिलता है। जब 5 तक, अगर सीरम क्रिएटिनिन 5 तक हो तो भी ये चिकित्सा आप कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। तो नीलम शुक्ला जी ने पूछा है, सर मृदु स्वेदन कितने समय तक कराना चाहिए? मृदु स्वेदन जी, ये तो उसकी जो सामान्य परिभाषा है कि जब तक श्वेत प्रवृत्ति ना हो तब तक स्वेदन कराना है। सम गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेदिकारकम।
पसीना यदि आने लगे तो समझ लीजिए स्वेदन हो गया। आप टाइम में उसको नहीं बांध सकते, किसी को 5 मिनट, किसी को 6 मिनट, किसी को 10 मिनट तक स्वेदन हमको करना पड़ता है। जी, वंदना पाठक जी का सवाल है, हाउ टू मेक एट होम द एंड एज ऑफ नाड़ी so that there is no hot drops which come out with force at interval just before Swedan. The points to be kept in mind so that patient is comfortable and not dehydrated. If ever the patient is unconscious after audition, the management. ये वंदना पाठक जी का सवाल है सर। हाँ बिल्कुल सही है, वो सलाह का एडवाइस भी दे रही है। आप इसमें तो आप नाड़ी स्वेद के माध्यम से स्वेदन करते हैं, पर ध्यान रखें कि जो बूंद है वो गरम वो नहीं टपकनी चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही बात है, और पसीना आने तक स्वेदन करना चाहिए। ये डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर पूछते हैं, सर पंचकर्म से पूर्व दोषों के पाचन पर बताइए कुछ। बिल्कुल सही बात है। यदि पंचकर्म जैसे पहले ही बताया पहले लेक्चर में कि अगर आपको अभ्यंतर स्नेहपान कराना है तो दीपन पाचन कराना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो मैं श्रेष्ठ मानता हूँ वो है पंचकोल क्वाथ। पंचकोल क्वाथ का सेवन कम से कम 5 से 7 दिन तक कराइए। तो ये कहूंगा कोई भी रोग हो, हर रोग में आप पाचन कराइए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करिए। अगर आपको संक्रमण ट्रीटमेंट भी करना है तो भी दीपन पाचन कराना आवश्यक है। अब पेशेंट के आधार पे मान लीजिए पैथिक प्रकृति है, पंचकोल का आराम नहीं ले पाता है, ऐसे व्यक्ति में आप लौड़ भास्कर, व्याधियों में दधिमाष्टक चूर्ण के द्वारा आप लोग करें, या सिर्फ शुंठी चूर्ण या त्रिकट चूर्ण, ये दीपन पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। और शोधन के पहले तो कराना ही चाहिए, स्नेहन के पहले तो कराना ही चाहिए, लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ अगर आप संक्रमण ट्रीटमेंट भी करते हैं पहले पाचन जरूर कराना चाहिए। जी, ये नीलम शुक्ला जी पूछती हैं, गुरुजी गायनिक डिसऑर्डर में किन किन टाइप्स के क्वाथ का उपयोग कर सकते हैं स्वेदन के लिए? वो डिसीज पर डिपेंड है, आप कौन सी डिसीज, मान लीजिए श्वेत प्रदर है, श्वेत प्रदर में आपको बस्ती लगाना है, बस्ती लगाने के पहले बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन सर्वांग कराना आवश्यक है। योनि व्यापक के रोगियों में भी बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन कराना आवश्यक है, तब आप बस्ती दे सकते हैं। उत्तर बस्ती देते हैं तो भी बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन कराना है, लेकिन मृदु स्वरूप का बहुत तीक्ष्ण स्वेदन उसमें पेशेंट में नहीं कराना है। प्रत्येक जो गायनिकोलॉजी प्रॉब्लम है वो पेशेंट को देख करके कौन सी प्रॉब्लम है उसके आधार पर हम बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन तय करते हैं। जी, प्रतीक पटेल जी का एक सवाल है। प्रतीक पटेल जी पूछते हैं कि हेलो सर, मैंने लास्ट वीक में भी आपके वीडियो में सवाल किया था कि जो इस रेस्पेक्टेड सर लोगों ने केस सॉल्व किए हैं उसके एक ऊपर डिटेल में जानकारी दी जाए। उस रोग की संप्राप्ति कैसे बनाई, उसमें औसत क्या लॉजिक लगाकर चूज किए और उसमें रिजल्ट क्या मिले, उसके संबंधित आप एविडेंस अगर हो तो उसके साथ एक डिटेल में जानकारी हम सबके साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये प्रतीक पटेल जी कहते हैं सर। ये पंचकर्म के जो व्याख्यान है वो खत्म हो जाए, जो हमारा अनुभव है अपनी डिसीज के आधार पर वो बाद में रखेंगे। लेकिन एक प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है, मैंने शायद उत्तर भी दिया था कि कैसे तय करें, संप्राप्ति कैसे तय करें, चिकित्सा सिद्धांत कैसे तय करें। कई बार पेशेंट आता है डायग्नोस करा करके, वो कहता है साहब मेरे को राजक्षमा है, ये क्षमा हुआ है, ये ब्रोंकियल अस्थमा हुआ है, तमाम प्रकार के एक्सरे लेके आता है, तमाम प्रकार की जांचें लेके आता है, तो उसको आयुर्वेद ढंग से हमको कैसे समझना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और इसके लिए आचार्यों ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप लक्षणों का ज्ञान करिए, पहले लक्षणों से दोष का ज्ञान करिए, दोष से हेतु का ज्ञान करिए, और उसके आधार पर दोष संरचना करके संप्राप्ति घटक बनाने का निर्माण करिए। जैसे एक चरक ने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है, विकाराणाम अकुशलो न जिह्वात कदाचन न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्तित्वास्ति तयो कुप्तो दोषा समुत्थान विशेषाः स्थानांतरण गतस्यो जन्यत्याम अल्पहु अस्माद् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषा से बुद्धा कर्म समात्रेत। लक्षण कौन सा है, कहाँ का लक्षण है, पक्वास से समुत्थ है कि ये आमाशय समुत्थ है, ये ज्ञान प्राप्त करके आप संप्राप्ति बनाइए पहले, फिर इसके बाद संप्राप्ति घटक बनाइए और उसके बाद संप्राप्ति घटक। इस तरीके से आप विधिवत चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिसीज का डायग्नोज किया जाना बहुत जरूरी नहीं है। आपने आधुनिक चिकित्सकों को देखा होगा, कभी वो डायग्नोज नहीं लिखते, सिम्टम लिखते हैं और ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कहना है कि
किसी व्याधि में आपका क्या अनुभव है, इसके बारे में तो बहुत समय लगेगा बताने में, लेकिन ये पंचकर्म के बाद कुछ व्याधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिस पे हमने काम किया है, जिसके अच्छे रिजल्ट हुए। सोराइसिस लीजन्स होल बॉडी में हो तो क्या स्वेदन कर सकते हैं? सर्वांग स्वेदन बिल्कुल करते हैं, मृदु स्वेद करते हैं इसमें, और ज्यादातर द्रव स्वेद, जैसे आप चक्र धारा से स्वेद कर दीजिए या गर्म पानी से आप स्वेदन कर दीजिए हल्का, लेकिन इसमें डायरेक्ट अग्नि का संयोग नहीं कराना चाहिए, ये भाप के द्वारा ही से करना चाहिए, और वो भी मेडिकेटेड। जैसे आप अवगाह स्वेद कर रहे हैं तो उसमें मंजिष्ठ आदिक्वाद या निम्नपत्रकवाद इनके द्वारा अवगाह स्वेद करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीक्ष्ण स्वेद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विवेक भारद्वाज जी पूछते हैं, सर इफ स्नेहन इन स्वेदन इज यूज्ड एज मेन कर्म देन हाउ मेनी डेज स्वेदन कैन बी डन, एंड सर फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट्स व्हाट आर द प्रिकॉशंस? नहीं, पहली बात तो यह है कि पंचकर्म यदि करा रहे हैं उस दृष्टि से स्वेदन है, मैंने पहले बताया आपको, ये स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति भी है और पूर्व कर्म के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पूर्व कर्म के रूप में यदि प्रयोग करते हैं, अब यदि वमन कराना है तो स्वेदन मात्र एक दिन कराया जाता है। मान लीजिए आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले, कल स्वेदन कराना है और परसों वमन के देना है, एक ही दिन स्वेदन कराना है। अब ये अलग बात है, कई लोग 3 दिन में काल कराते हैं, कल प्रातः, कल सायं, परसों सुबह, परसों आपने वमन करा दिया। और यदि विरेचन कराना है, आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराना है, कल परसों नरसों 3 दिन, और फिर इसके बाद विरेचन देना है। ये पूर्व कर्म के दृष्टिकोण से है। जहां तक चिकित्सा के दृष्टिकोण से है, जैसे शिक्षाली स्वेद का उल्लेख किया, पत्रपिंड स्वेद का उल्लेख किया, ये पेशेंट की उपलब्धता के आधार पर 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन पेशेंट की उपलब्धता के आधार पर मैं सजेशन दूंगा कि 7-7 दिन के कोर्स बनाइए, 7 दिन दीजिए, 7 दिन मत दीजिए, 7 दिन दीजिए, फिर 7 दिन मत दीजिए। तो इस प्रकार आप चिकित्सा जो स्वेदन से संबंधित है वो करेंगे, जैसे पत्रपिंड स्वेद, शिक्षाली स्वेद, दीर्घावस्थी, कटिवस्थी, ये अलग अलग पेशेंट के आधार पर हम उसको चुनते हैं कि कितने दिन का। पत्रपिंड स्वेद और नाड़ी स्वेद का निर्देश कब होता है? कहाँ पत्रपिंड और कहाँ नाड़ी स्वेद देना चाहिए? प्रकाश सिंह जी का सवाल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक स्वेद का भेद मैंने बताया था, एकांग और सर्वांग। एकांग स्वेद, ये नाड़ी स्वेद जो होता है वो एकांग स्वेद ही है, और पत्रपिंड स्वेद भी एकांग स्वेद है। अगर एक ही जॉइंट्स में कोई तकलीफ है, जैसे कोष्ठक शीर्ष है, तो उसी स्थान में आपको नाड़ी स्वेद भी करा सकते हैं, पत्रपिंड स्वेद करा सकते हैं। लेकिन सर्वांगत यदि व्याधि है, सर्वांगत व्याधियों में भी नाड़ी स्वेद और पत्रपिंड स्वेद कराया जाता है। जैसे संधिवात, सारी जॉइंट्स में प्रभावित है संधिवात, वैसी अवस्था में पत्रपिंड स्वेद सर्वांग आप करा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन रोग और रोगी, उसके आधार पर हम ऐसा करते हैं कितने समय तक नाड़ी स्वेद देना है, कितने समय तक पत्रपिंड स्वेद देना है। लेकिन ये बात समझ लें, ये एकांग स्वेद भी है ये, और सर्वांग स्वेद, तो पेशेंट के और रोग के आधार पर हमें तय करते हैं। पंचकोल क्वाथ ना हो तो आम पाचन हेतु पंचकोल चूर्ण दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, चूर्ण भी दे सकते हैं, और चूर्ण उपलब्ध न हो तो त्रिकट चूर्ण दे सकते हैं, सुंठी चूर्ण दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 5 ग्राम की मात्रा में भोजन के आधा घंटे पहले दोनों टाइम देना चाहिए। लगभग 5 से 7 दिन तक पाचन कर्म जरूर कराना चाहिए। चर्म रोग में कितने बार कितने समय तक स्वेदन कराना चाहिए श्रीमान जी? बलविंदर सिंह मलिक जी का सवाल है। चर्म रोग जो है वो कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है, कुष्ठादिपभूति कुष्ठम, और कुष्ठ में कहा गया है बहुदोष अवस्था होती है। बहुदोष से संशुद्ध कोष्ठी दोषो अनुरक्षता प्राणान, दोषे हति मात्रा हति वायु हन्यात बलमाशु, बहुदोष अवस्था होती है, इसलिए बार बार वमन, बार बार विरेचन आदि कराना चाहिए। और जब भी वमन और विरेचन कराएंगे स्वेदन भी आपको कराना पड़ेगा। लेकिन स्वेदन प्रधान कर्म के रूप में त्वचा रोग की चिकित्सा नहीं है, इसलिए स्वेदन आप लगातार स्वेदन नहीं कर सकते। अगर वमन कराना है तो वमन के पहले 1 दिन स्वेदन, विरेचन कराना है तो 3 दिन स्वेदन, ये आपको कराना पड़ेगा। और मैंने जैसे बताया, पक्षाद छर्दनान अभिपेयान अंसान मांसात संसरणं चाभिदेव श्राव्यम रक्तम दुई वसरे अल्पम नशम दद्यात्रि रात्राति रात्राच, ये खास तौर से कुष्ठ के संदर्भ में बताया गया, त्वचा रोग के संदर्भ में बार बार शोधन पेशेंट में करना चाहिए। जी,
रजनीश शर्मा जी पूछते हैं सर, अगर अवगाह स्वेद करवाने के लिए क्वाथ कितना बना है, कितना देना है? अभी क्वाथ तो ऐसा है कि बागभट्ट कहते हैं कि कम से कम गुदा के ऊपर जो अम्बलाइकस है उसके ऊपर 2 अंगुल तक पानी होना चाहिए या द्रव होना चाहिए। तो कम से कम आप समझ लीजिए कितना लगेगा अवगाह में। मैं समझता हूँ कम से कम मैंने साउथ में देखा है तो तेल एक एक क्विंटल ढाल करके अवगाह स्वेद कराते हैं। तो काढ़ा लेने में तो कोई तकलीफ है ही नहीं। गुदा के ऊपर अम्बलाइकल के ऊपर 2 अंगुल ऊपर पानी आ जाए, इतना आपको पानी या काढ़ा डालना है। ज्ञानेंद्र सहपाठी जी पूछते हैं, कैन द रेडीमेड पोटली बी यूज्ड एंड इट इज इफेक्टिव? रेडीमेड पोटली तो मुझे नहीं पता है कहाँ मिल पा रही है, लेकिन जहां तक आप ताजा बनाए करें ज्यादा अच्छा। लेकिन एक बार पोटली बनाए तो 3 दिन तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पत्तरपिंड स्वेद की पोटली बनाते हैं तो 3 दिन तक पत्तों का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन सस्टिकशाली श्वेत, तिलमास पिंड श्वेत, इसको रोजाना प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये खराब हो सकता है। देखिए, किसी ने पूछा है कारमुक्ता ऑफ स्वेदन कर्म। मैंने अभी बताया आपको कारमुक्ता के बारे में डिटेल बताया है। स्नेह के बाद इस प्रकार काम करता है, ये मैंने चर्चा की। आप लेक्चर दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन में स्वेदन कर्म क्या करना चाहिए और कितनी एज में करना चाहिए? उषा तबलानी जी। हाँ, बढ़िया है, आपने प्रश्न अच्छा किया है। शोधन के योग और अयोग देख लीजिए। 10 साल के नीचे वाले बच्चों को शोधन नहीं कराया जाता। 7 दिन के ऊपर वालों को 10 दिया जाता है, उसके नीचे नहीं दिया जा सकता। जहाँ शोधन नहीं करा सकते हैं वहां शोधन का मतलब नहीं है। लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से, स्वतंत्र चिकित्सा के दृष्टिकोण से, जैसे सस्टिकशाली स्वेद है, पत्तरपिंड स्वेद है, सर्वांग स्वेद है, नाड़ी स्वेद है, ये आप करा सकते हैं। लेकिन जो पंचकर्म के लिए अब जो स्वेदन कराया जाता है वो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयु मर्यादा को देख करके स्वेदन हम कराते हैं। ये आप ध्यान रखिए, जहाँ भी आपको पंचकर्म कराना है, रेचल कराना है, वहां स्नेह स्वेदन आपको कराना पड़ेगा। अन्नस्य मूल सप्ताह गीता शीत वस्त्रे न चौर्न अष्टा दशे धूम कबलो नौन पंचमे शुद्धि ऊन 10 में चांदी क्रांति सप्तम। 10 साल के बच्चों को नहीं कराना है, 70 साल के ऊपर वालों को भी शोधन नहीं कराना है, तो शोधन भी नहीं कराना है। अगर शोधन नहीं है तो शोधन नहीं कराना है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से चिकित्सा है शोधन की, वो आप हर ऋतु में, हर एज के व्यक्ति में करा सकते हैं। धान्य पिंड स्वेद और कांस्य धारा कैसे करते हैं? ये मनदीप शुक्ला जी। धान्य से मतलब होता है अन्न। अन्न से आप ये मत समझिए कि वो चावल जिसे बनता है वो है। धान्य का मतलब होता है अन्न। और यह सस्टिकशाली श्वेत भी धान्य का ही पिंड है, या तिलमास पिंड श्वेत भी धान्य का ही एक पोषण है। कांस्य धारा, ये मैंने पहली बार सुना है। अगर आप समझा सके तो आप बताइए कि किस बारे में कांस्य धारा क्या है और क्या आप जानना चाहते हैं, पूछिए जरा जी। वंदना पाठक जी का सवाल है, सर, फॉर न्यू स्टूडेंट्स and counseling patients, please explain the reason on forum why 1 day panchkarma in Vamana and 3 days Virechana to bring dosas to nearest expelling opening of body. Would be nice to hear in your lecture. देखिए, ऐसा है, ये प्रश्न आता है कि जब हम वमन कराते हैं तो एक ही दिन स्वेदन कराते हैं, और विरेचन कराते हैं तो 3 दिन स्वेदन कराते हैं। तो इसका मूल कारण यह है कि वमन में उद्देश्य है दोषों का उत्क्लिष्ट कराना। जैसे हम कफवर्धक आहार देते हैं वमन के एक दिन पहले, ताकि कफ की वृद्धि हो और आसानी से हम वमन करा सके। लेकिन विरेचन में दोषों का प्रकोप नहीं कराया जाता। 3 दिन रेस्ट पीरियड हम कहते हैं, 3 दिन आप रेस्ट पीरियड रखिए, उसी दिन स्वेदन और स्नेहन करिए। उसका कारण यही है कि अगर स्नेह के द्वारा अभ्यंतर स्नेहपान हमने 3 दिन कराया है और उसके द्वारा यदि कफ की वृद्धि हो गई है, आम की वृद्धि हो गई है, तो 3 दिन में वो शांत हो जाए। इसलिए वो 3 दिन जो होते हैं वो लघु आहार सेवन कराते हैं, ताकि जो बढ़ा हुआ कफ है वो शांत हो जाए। लेकिन वमन में हम कफोत्क्लेश कराने के लिए औषधि देते हैं, और इसी वजह से विरेचन में 3 दिन स्वेदन और वमन में 1 दिन स्वेदन कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। काफी लोगों ने काफी प्रश्न लिखे। हेमलता जी, आपका सवाल है, सर प्लीज टेल अबाउट तिलमास पिंड स्वेद एंड इंडिकेशन। वेरी गुड, आई
एक्चुअली ये तिल मांस पिंड श्वेत का शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। कि उज्जैन में हमने एक रिसर्च की थी, पिंड जो षष्टिकशाली श्वेत और तिल मांस पिंड श्वेत, हमने तिल मांस पिंड श्वेत को शंकर श्वेत को देखकर निर्माण किया था। उसमें उड़द दाल, तिल, चोकर, उड़द दाल, तिल, चोकर और चावल। मैं बोल रहा हूँ, उड़द दाल, तिल, आटे का जो चोकर आता है ना, छानते हैं तो चोकर होता है, और चावल के इक्वल क्वांटिटी में 20-20 ग्राम ले लेते हैं। और इसको शतावरी, अश्वगंधा और बलामूल, ये तीनों मिल जाए तो अच्छा है। ये तो अश्वगंधा और शतावरी इसका काढ़ा बनाते हैं। 400 ml 400 ml दूध लाते हैं तो 800 ml हो गया। 100 ml शेष का लेते हैं और 700 ml में ये जो मैंने आपको बताए चावल, उड़द, तिल और चोकर, इनको पका लेते हैं जैसे षष्टिकशाली श्वेत पकाते हैं, और इसकी पुटली बना करके सेक करते हैं। खासतौर से ये मानसिक क्षय में बहुत उपयोगी है, पार्किंसंस में बहुत उपयोगी है, लोअर मोटर न्यूरॉन के जितने डिसऑर्डर्स हैं, इसमें मायोपैथी भी आ जाती है, उन सब में षष्टिकशाली श्वेत बहुत ही उपयोगी है। खासतौर से जो जीर्ण पैरालिसिस के पेशेंट, पक्षवात के पेशेंट, जब रिजिडिटी बहुत बढ़ जाती है, चलने में जरा परेशानी होती है, ऐसी अवस्था में भी तिल मांस पिंड श्वेत का बहुत ही उपयोगी है। जहां जहां षष्टिकशाली श्वेत का उपयोग हम कर सकते हैं, वहां तिल मांस पिंड श्वेत का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि षष्टिकशाली श्वेत में बलामूल का उल्लेख है। आप बाजार में जाइए, हम बलामूल मंगवाते थे, मूल तो होती ही नहीं थी। पंचांग दे दें, पता नहीं वो है कि नहीं। तो हमने सोचा कि भाई इसकी जगह अश्वगंधा लेना ज्यादा अच्छा है, पहचान में भी आता है। और अश्वगंधा का प्रयोग स्कंदक ग्रह के कारण पक्षाघात जब हो जाता था, वहां पर बताया है कि अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमने अश्वगंधा और शतावरी का काढ़ा बनाया, काढ़ा पर दूध मिला करके, और विधिवत जैसे षष्टिकशाली श्वेत बना के किया जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, षष्टिकशाली श्वेत से तिल मांस पिंड श्वेत के कार्बकत्व और उपयोग का ज्यादा अधिक है, यह हमने सिद्ध किया था। ये उज्जैन में हम लोगों ने रिसर्च के माध्यम से इसको हमने बताया। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, शायद आपने किताब आपके पास होगी तो आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर की किताब है क्लिनिकल पंचकर्म, आप वो मंगा सकते हैं। डॉक्टर विनोद वैरागी से आप संपर्क कर सकते हैं। मनदीप शुक्ला जी बता रहे हैं कि कांस्य धारा स्वेदन का प्रकार है। अच्छा मनदीप शुक्ला जी, ये हम लोगों ने तो नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा है। ये कौन सा प्रकार है, जरा बताइए। तो आप अगले उसमें बताइए कौन सा प्रकार है, जरा। हाँ, वंदना पाठक जी काफी खुश है और कह रहे वंडरफुल सेशन, कांग्रेचुलेशंस, नाइस मॉडरेशन बाय डॉक्टर जोशी सर एंड एज यूजुअल एक्सीलेंट लेक्चर निगम सर। थैंक यू वंदना जी, आपका देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से आप देखते रहिए। कल हमारा वंदना जी हमेशा प्रोत्साहन देती रहती है, शुरू से अटैच रहती है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है उनको देखकर। और हेमलता जीएस जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बेंगलोर से जुड़ती है हमारे साथ, वेरी नाइस। तो कल फिर आगे आप इसी समय 4 बजे अगला जो है पंचकर्म में व्याख्यान वो वमन पे होगा। आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आयुष दर्पण। नमस्कार।